गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे से जा रहे होंगे, अच्छे से आप एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के फिफ्थ सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन में अगर बात करी जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप की यूनिट हैं। तो हर एक यूनिट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहली यूनिट है बेसिक ऑफ एनर्जी। एनर्जी सब जानते हैं कि ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। एनर्जी के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है और सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। ये कुछ मैंने टॉपिक ऐड करे हैं जो कि आपके पहली यूनिट में दे के रखा है। तो एनर्जी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें से आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विद स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, जहाँ पे अगर एनर्जी की बात आ जाए तो वहाँ पे सोलर एनर्जी अपनी अहम भूमिका निभाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर एनर्जी को बहुत ही बढ़ावा दे रही है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के तहत सोलर एनर्जी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है दोस्तों। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर। कैपेसिटी फैक्टर डिफरेंट, इसकी जो कैपेसिटी फैक्टर हैं सोलर और विंड पावर जनरेटर के, जो हमारी पवन चक्कियाँ होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप में एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए और प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल, इन सभी यूनिट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको लिखना तो है ही, साथ में इसके अंतर्गत आने वाले पिक्चर्स को भी ऐड करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व। ग्लोबल फ्यूल रिज़र्व होता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन। अब आपको क्या पढ़ना है कि डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो एंड अदर सेक्टर में एनर्जी कंजप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको जितने भी सेक्टर हैं जो मैंने नाम लिए अभी, उनके बारे में एनर्जी कंजप्शन पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके दोस्तों। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट। कॉमन सी बात है, अगर हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। एज एन आर्किटेक्ट आप कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आपका एनर्जी से रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग का पार्ट हो, या फिर किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो या फिर उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो एज एन आर्किटेक्ट आपको क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को सही मात्रा और सही अनुपात के अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ को डिज़ाइन करना है। ओके दोस्तों। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ एनर्जी पहली यूनिट थी। दूसरी यूनिट है एनर्जी कंजर्वेशन
एंड ईसी एक्ट 2001, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड यूनिट जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें ईसी एक्ट 2001 होता क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड, सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में आपको। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, एक 2001 है, अमेंडमेंट एक्ट 2010, दो में से एक पक्का ही पूछेगा। ओके दोस्तों, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। आपने कभी भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर या फिर एसी खरीदा होगा, तो उसमें स्टार रेटिंग होती है। तो वो स्टार रेटिंग किसके बेसिस पे होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके इम्पोर्टेंस पढ़ लीजिएगा, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग, और स्टार रेटिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यूनिट नंबर 2, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ईसी एक्ट 2001, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। अब एनर्जी की बात आ गई, तो एनर्जी में अगर मोटर्स और इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की बात ना की जाए तो बात ही अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, इसके बिना एनर्जी को उत्पन्न करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी है तब भी उसमें मोटर लगेगा, एनर्जी की ज़रूरत होगी। आपको साइकिल चलानी है, उसमें कहीं ना कहीं मैकेनिकल चीज़ें यूज़ होनी हैं तभी चलेगी। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं मोटर लगा होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम होगा तभी चलेगा, तभी आपको हवा मिलेगी। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। यूनिट नंबर 2 और 3 इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा आपसे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम होते क्या हैं, इनके टाइप क्या हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सिंगल लाइन डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम भी पढ़ना है, इसको आप अच्छे से बना के जाइएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पक्का पूछा जाएगा आपसे। लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या हानि है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके घर में इलेक्ट्रिकल बिल आता होगा, इलेक्ट्रिकल मीटर लगा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे हमारे घर में बिजली पहुंचती है ये सब पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर्स, टैरिफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ पावर, किलोवाट, ठीक है, उसके बाद किलो वोल्ट, एम्पियर, पर एम्पियर एंड KVAR, ये सब होता क्या है, KW क्या है, KVA क्या है, KVAR क्या है, इन सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ पावर, ठीक है, ये कंपोनेंट हैं पावर के। एंड पावर फैक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके पावर फैक्टर,
इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम डिमांड इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्जेस MMC। हमारे घर में सबको पता होगा कि अगर रेजिडेंशियल है, अगर घर में मीटर लगा है तो उसकी पर रुपए यूनिट अलग होगा, अगर आपका कमर्शियल है उसका अलग होगा, अगर आपका इंडस्ट्रियल है तो उसका अलग होगा। सबकी रीडिंग और सबके प्राइस नंबर ऑफ यूनिट के अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो मंथली मिनिमम चार्जेस MMC, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर इंट्रोडक्शन, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो उसके लॉसेज हैं। ट्रांसफार्मर लोडिंग, आपने देखा होगा कि अगर गांव में ट्रांसफार्मर छोटे रखे जाते हैं और वहीं शहरों के जो ट्रांसफार्मर होते हैं शहर में वो काफ़ी बड़े बड़े रखे जाते हैं। तो जो इनका देख क्यों रखे जाते हैं, क्यों इसलिए रखे जाते हैं लोड के अकॉर्डिंग। गांव में पता चला कि आपके घर में 50-60 मकान है तो उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर उस लोड के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, और वहीं शहर में 100-200 मकान है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर लोडिंग के हिसाब से रखा जाएगा। ओके, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर्स इम्पॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर के जो टिप्स हैं क्या क्या हैं, पता होना चाहिए। अब बात आ गई इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, इसके टाइप ऑफ मोटर्स, लॉसेज इन इंडक्शन मोटर फीचर्स इम्पॉर्टेंट है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मोटर्स। एनर्जी एफिशिएंट मोटर क्या होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, जिसे बोलते हैं ना कि हमारा मोटर जो है इतने किलोवाट का है, इतना वोल्ट का है, समझ गए। तो इसका एस्टीमेट कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एस्टीमेट ऑफ मोटर लोडिंग, समझ गए। वेरिएशन इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में वेरिएशन कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। एंड पावर फैक्टर विद लोडिंग इम्पॉर्टेंट है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग्स इन मोटर्स, कॉमन सी बात है, हमने ट्रांसफार्मर में टिप्स पढ़े थे एनर्जी सेविंग के, और वही चीज़ आपकी एनर्जी सेविंग्स टिप्स फॉर मोटर्स, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। कुल मिला के यूनिट नंबर 2 और 3 इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर लिखने को आ जाता है तो वहाँ पे आपको फिगर आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों को लिखने के साथ साथ हो सके तो फिगर आउट भी करना ज़रूरी है, ठीक है। ओवरऑल आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट में अब आपका 4th नंबर है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़। अब इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ में क्या क्या होंगे भाई, पंप, इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशंस, efficient pumping system operation, energy efficiency in agriculture pumps, tips for energy saving in pumps। पंप्स जो हमारे घर में ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसको निकालने में मदद करता है, वो भी आपके घर में भी यूज होता है। एग्रीकल्चर में आजकल फार्मर लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं पंप्स का, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उनके बारे में जो भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। अब कंप्रेस्ड एयर सिस्टम क्या है, टाइप ऑफ एयर कंप्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम होता क्या है, समझ गए, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा।
लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इज़ इन कंप्रेसर्स, कॉमन सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ। बीते कुछ समय में आपको अच्छे से तैयारी कैसे करनी है आपने सारा पढ़ के रखा है। अब मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, समझ गए दोस्तों। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। मैं आपको बीते 3-4 साल में जो भी या फिर एनर्जी कंजर्वेशन ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। अब एनर्जी कंजर्वेशन इन एच वी ए सी होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पता कर लेना आप लोग। सबसे पहली तो बात है फुल फॉर्म, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, समझ गए। इसका फुल फॉर्म HVAC का फुल फॉर्म होता है। HVAC आपका बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े एरियाज़ में लगते हैं HVAC सिस्टम, समझ गए। तो HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है पता होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER। सीधा आपसे पूछ लेगा EER क्या होता है, व्हाट इज़ EER, व्हाट इज़ HVAC। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा EER मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, पता चल जाएगा आपको। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वही बात है। एनर्जी सेविंग हमने मोटर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे HVAC में, ओके। एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब HVAC में पढ़ा था और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट, आपको देखना है अच्छे से इसके बारे में। उसके बाद 5वीं यूनिट है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में बेसिक डेफिनीशंस, अब लाइटिंग में लक्स क्या होता है, लुमेन क्या होता है, एंड एफिकेसी क्या होता है, टाइप ऑफ डिफरेंट लैंप, कितने प्रकार के लैंप होते हैं और इनके फीचर्स क्या होते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस इन लाइटिंग पता होना चाहिए आपको। और डीजी सिस्टम मतलब जनरेटर, डीजी बोलते ना, घर के बाहर जनरेटर लगा दो या फिर बड़े बड़े मॉल्स या फिर होटल्स के सामने डीजी सेट रखे होते हैं। तो डीजी सिस्टम होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी इन डीजी सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन पता होना चाहिए आपको, ओके। आपकी 6 यूनिट है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आपको अच्छे से। 6 यूनिट, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, थर्मल बेसिक्स। थर्मल होता क्या है, थर्मल एनर्जी होती क्या है, समझ गए। थर्मल एनर्जी, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कंजर्वेशन इन टर्म ऑफ मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। मैंने इतना पढ़ दिया, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोटे, MTOE, मोटे, हम लोग इसको बोलते हैं मोटे पढ़ने के तौर पे। मोटे का फुल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये होता क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा बोल देगा मोटे, MTOE क्या होता है, आपने पढ़ा होगा तो आप उसको अच्छे से बता पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको स्किप करना पड़ेगा आपको, फिर आपके नंबर कम आएंगे, समझ गए। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है दोस्तों, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेक्स। ये क्या होता है, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एंड टाइप ऑफ बॉयलर्स, बॉयलर्स होते क्या हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स। ये कुछ
लाइंस बोल रहा हूँ आपको, टाइप ऑफ बॉयलर्स ये हो गया। दूसरा है एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, ये हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपको। एयर एंड एक्सेस एयर फॉर कॉम्बिशन समझ गए। एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, डूज एंड डॉन्ट्स डूज एंड डॉन्ट्स फॉर एफिशिएंसी यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेस पता होना चाहिए आपको। एक एक करके आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपका। कूलिंग टावर, व्हाट इज अ कूलिंग टावर? कूलिंग टावर का आपको अलग से आपको इसका फिगर आउट करना है। कूलिंग टावर आपसे पूछेगा ही पूछेगा कंफर्म। कूलिंग टावर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कूलिंग टावर के, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग्स इन कूलिंग टावर अच्छे से पता होना चाहिए। एफिशिएंसी स्टीम यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आपको, ठीक है। 6 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 7 नंबर पे है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC। ECBC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। व्हाट इज ECBC? ECBC क्या है एंड इट्स साइलेंट फीचर, इसके साइलेंट फीचर क्या है? टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग्स इन बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ठीक है। ECBC से आपको एक क्वेश्चन आपको कंफर्म ही मिलेगा, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद 8 नंबर पे है वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन। वेस्ट हीट रिकवरी एंड कोजनरेशन 2 पार्ट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किसके? वेस्ट हीट रिकवरी के। उसके बाद दूसरा है को जनरेशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप क्या है, टाइप ऑफ को जनरेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर पे है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स इन 9 नंबर लिख के रख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपकी यही होने वाली है, क्योंकि एनर्जी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एनर्जी कैसे सेव करोगे। अगर लाइट जल रही है तो लाइट में कैसे एनर्जी सेव करोगे, रूम में AC चल रहा है तो कैसे उसमें एनर्जी सेव करोगे, फ्रिज चल रहा है, वाटर हीटर चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग, रूम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, कंप्यूटर फैन हीटर, बॉयलर एंड वॉशिंग मशीन, कूलर टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न, वाटर पम्प्स, कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, समझ गए ये चीज़। उसके बाद 10th नंबर पे है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यूनिट हो सकती है आपकी। टाइप्स, इसके एनर्जी ऑडिट होता क्या है, इसके टाइप्स के बारे में और इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी ऑडिट में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए। एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, गूगल पे जाएंगे तो आपको एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट के बारे में पता चल जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको आप डिटेल आउट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और अपने पेपर देने वाली जो कॉपी होती है वहाँ पे भी आप डिटेल आउट कर सकते हो। तो ओवरऑल यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है, और लिखने को आ जाता है तो लिखिएगा, साथ साथ में फिगर आउट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर,
तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं आपको तुरंत के तुरंत उसमें रिप्लाई दूंगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उससे सलूशन दिलाने में आपको पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।